नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसके अंतर्गत आपको पता है कि संविधान के भागों के बारे में, संविधान के अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने आपको एक लास्ट टॉपिक लिखवाया था, एक लेसन का नाम लिखवाया होगा, जिसके अंदर मैंने लिखवाया था संघ एवं इसके क्षेत्र। एक टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में, एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा टॉपिक है संघ एवं इसके क्षेत्र। अब ये शब्द एक ऐसा शब्द है संघ, इसको लेकर काफी डिबेट हुई है और काफी लोग इसमें भ्रमित भी रहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र क्या होता है। अगर मैं कहूं तो यूनियन यानी कि संघ, यूनियन का मतलब हो गया संघ। तो ठीक है, तो यूनियन लिखिएगा सबसे पहले आप लोग, तो यूनियन हो गया। अब यूनियन ऑफ यानी कि इट्स, यानी कि इसका यूनियन ऑफ इट्स। अब यहां पर क्षेत्र लिखा हुआ है तो यूनियन ऑफ इट्स, इट्स का मतलब यानी कि क्षेत्र का मतलब अगर मैं बात करूं तो जोन भी यूज कर सकता हूं मैं शब्द, जोन शब्द, लेकिन जोन शब्द यहां पर काम नहीं आएगा। जोन क्षेत्र का मतलब होता है क्षेत्र विशेष। इंग्लिश में अगर बात करें तो जोन का मतलब होता है क्षेत्र विशेष, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र। तो यहां पर क्षेत्र की जगह पर अपन जोन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर किसका यूज करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे टेराडाइटिव। रेडियो की का मतलब होता है कि क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र का मतलब होता है एक तरीके से अपन कहें कि एक इलाका अलग हो गया हो किसी सेक्टर के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिएगा इसकी स्पेलिंग होती है TERRI और इसके बाद में होता है TORY, TORY। तो यूनियन ऑफ एड्स होगा टेरिटोरी, यानी कि एक विशेष क्षेत्र। तो यूनियन यानी कि संघ का इसका क्षेत्र, संघ के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक सामान्य सी डेफिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है और समझने की कोशिश करना है इसको, मेरे साथ साथ मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखो यहां पर एक शब्द है संघ, और जैसे ही संघ अपन पढ़ते हैं, संघ हमारे दिमाग में आता है, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया, लोक संघ आयोग हो गया। अब लोक संघ आयोग हो गया, यहां पर एक शब्द है लोक संघ आयोग, इसका नाम तो सुना होगा आपने। और एक शब्द होता है जिसका नाम होता है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों का। लोक संघ आयोग और लोक सेवा आयोग दोनों में क्या डिफरेंस है बताइएगा। आप लोग इस चीज पर रिसर्च करिएगा और अगर आपको आता है पहले से तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लोक संघ क्या होता है और आयोग क्या होता है। बस मुझे लोक आयोग का अर्थ मत बताना, बाकी मुझे संघ और सेवाओं का मतलब बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप पॉलिटिकल साइंस के जानकार हैं। आप अब इस पर रिसर्च कर दीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, समझ गए। तो इन दोनों चीजों को अब, क्योंकि देखो अब जो मैंने पहले आपको जो पढ़ाया है उसमें अलग चीजें हैं, लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं एक एक शब्द आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम होता है जो शब्दों के ऊपर निर्भर होता है और ये शब्द आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप इनको छोड़ते चलेंगे, इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाओगे। यानी कि जिस प्रकार से क्षेत्र के मतलब आप बात आपको पता होगा कि इस क्षेत्र को जो है अपन आज तक इंग्लिश में जोन पढ़ते आए थे, लेकिन यहां पर पता चला कि इसका नाम होता है टेरिटोरियो। टेरिटोरियो का मतलब होता है इंग्लिश में क्षेत्र। अब भाई साहब ये पॉलिटिकल साइंस है, यहां पर अपनी भाषा नहीं चलेगी, जोन यानी क्षेत्र नहीं चलेगा। यहां पर पॉलिटिकल साइंस में टेरिटोरियो चलेगा, क्योंकि ये संविधान हमारे देश के लोगों के द्वारा निर्मित है और हमारे उन देश के लोगों के द्वारा निर्मित है जिन लोगों ने विदेश में रहकर शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझा है और विदेशी शब्दों का ही उन्होंने यूज किया है। अगर आप इसको इंग्लिश में संविधान को पढ़ना चाहोगे तो आप लोग इस प्रकार की लैंग्वेज यूज करोगे, आपको पता है, क्योंकि आपको ब्रिटेन की इंग्लिश सीखनी पड़ेगी और ब्रिटेन में जो अंग्रेजी बोली जाती है, यूएस में जो अंग्रेजी बोली जाती है, वो आपको सीखना होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश हो सकती है, लेकिन अलग अलग लिपियां हैं इसकी, अलग अलग लैंग्वेज है इसकी, अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन एक हिंदी एक ऐसा भाषा है जिसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ और सब चीजें एक होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर हिंदी भाषा, दो शब्द यहाँ पर फिर आपके सामने आएंगे, एक राष्ट्रभाषा होती है बेटा, एक राजभाषा होती है। यहाँ पर आपको पता है कि हिंदी भाषा, अब ये आपको पता होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मुझे कि आपको क्या आता है क्या नहीं। एक होता है बेटा राष्ट्रभाषा और एक होता है बेटा राजभाषा।
अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके भारत के अंदर हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है या फिर राजभाषा का दर्जा दिया गया है? कमेंट करके बताइएगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अब यहां पर बहुत सारे शब्द निकल कर आएंगे। मैं आज आपको ना तो कुछ लिखवाऊंगा ना मैं कुछ पढ़ाऊंगा, बस मैं कुछ छोटी छोटी चीजों पर चर्चा करूंगा ताकि आपकी नींव जो है यानी कि संविधान के प्रति आपको जो सिखाया गया है आज तक उसका जो कचरा जो है वो बाहर निकल जाए और फिल्टर होके जो चीजें आए वो अच्छे अच्छे आपके शब्द जो है आपके दिमाग में आने लगे। तो आप इन लोगों पर इन चीजों पर रिसर्च करिएगा। एक मैंने बताया लोक संघ आयोग और एक बताया मैंने लोक सेवा आयोग, इन दोनों में डिफरेंस निकलेगा। और मैं एक बात और कहता हूं, जो भी चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूं आप लोग उस पर कॉपी पर नोट करिएगा, उसके बाद में उसमें अंतर स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में आप लोग मुझे भेजेंगे, ठीक है। कमेंट में अगर आप 2 शब्दों में जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप लिखित रूप में मुझे शाम तक या फिर सोमवार यानी कि सोमवार तक आप मुझे भेज सकते हैं। कल संडे है तो संडे को आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं दोनों टॉपिकों पर। यानी कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है, और अगर अंतर भी होता है तो राष्ट्रीय भाषा किस अनुच्छेद के अंदर आती है और राजभाषा किस अनुच्छेद के अंदर आती है, ये भी आप लोगों को बताना है। समझ में आया? राष्ट्रभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू की जाती है, किन सेक्टरों में लागू की गई, सेक्टर तो मैं भी आपको बता दूं। ये एक भारत एक ऐसा देश है जो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये समझिएगा कि हमें हिंदी भाषी देश कहा जाता है, लेकिन आपको पता है कि हिंदी भाषा हमारे देश में केवल कितने राज्यों में बोली जाती है? केवल 9 राज्यों में। 9 राज्यों के अंतर्गत हिंदी भाषा रखी गई है भाई। अब एक बात समझ में आएगी आपको, ये 9 भाषा यानी कि 9 राज्यों में ही हिंदी भाषा क्यों बोली जाती है सर, बाकी में क्या बोली जाती है? बाकी सेक्टरों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारतीय संविधान के अंदर आपको पता है 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा राष्ट्रीय दर्जा गया है कि राज दर्जा दिया गया है उनको। ये आप ही लोग बताएंगे राजभाषा है राष्ट्रभाषा है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है हमारे भारत देश के संविधान में, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। उन भाषाओं के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आप इन पर रिसर्च करिए और मुझे जवाब दीजिएगा क्या चीज है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आया होगी आपको कि हिंदी बोले जाने वाले राज्य, और यहीं से एक चीज समझ में आएगी आपको क्योंकि लोक सेवा आयोग पर हिंदी भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि लोक सेवा आयोग जो एग्जाम करवाता है आप लोगों के लिए यूपीएससी का, अब आपको पता होगा कि यूपीएससी के अंदर लोक सेवा आयोग एग्जाम तो करवाता है, लेकिन क्या ये एग्जाम के अंदर जो आप लोग कहते हैं कि हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए सर भेदभाव होता है, बिल्कुल जी साहब, ये बिल्कुल आपका सही वाक्य है कि आपके साथ में भेदभाव होता है और होगा, क्यों नहीं होगा। भारत के अंदर कितने राज्य हैं आपको पता है? 28 राज्य। अगर मैं सही हूं तो आप कमेंट करके बताइएगा 28 राज्य होते हैं भारत में, या फिर आपको कुछ और जानकारी है। भारत में 28 राज्य हैं सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर तो 9 ही राज्यों में हिंदी भाषा बोली जा रही है। तो आप लोगों को इतने लोगों को सिविल सेवा में चयनित करके भेजेंगे कहां? आपको तो आती हिंदी भाषा है ना, अगर आपको अंग्रेजी भाषा आती तो शायद आपको अलग राज्यों में भेज दिया जाता। तमिली भाषा हो गई, कन्नड़ी भाषा हो गई, अलग अलग सेक्टर में बंगाली भाषा हो गई, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अब आप किस सेक्टर के लायक हो बताओ। अब आपको भेजेंगे तो कहां भेजेंगे? इन 9 राज्यों के अंदर। अब 9 राज्यों में आप मुझे बताइएगा लगातार सिविल सेवाओं का चयनित होता जा रहा है, तो 9 राज्यों में कितने कलेक्टर चाहिए? 9 राज्यों के अंदर कितने कलेक्टर चाहिए बताओ? क्योंकि एक दिन तो पदों की पूर्ति होगी ना। आपको पता है रिटायर कितने होते हैं? अगर वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें से रिटायर पद आपको पता है कितने होते हैं? रिटायर पद नाम मात्र होते हैं बेटा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं तब तक जॉब करूं तब तक मेरा शरीर मेरा साथ दे, और सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार ये चाहती है कि नए नए लोगों को लिए जाए, नई सोच विकसित की जाए, लेकिन लोग क्या करते हैं उस बर्ड की तरह बन जाते हैं कि अपने पत्ते तो छोड़ देते हैं लेकिन अपने जड़ें नहीं छोड़ना चाहते, यानी कि सीट नहीं छोड़ना चाहते। राजनीति वाला ही जुनून होता है इसमें, सिविल सेवा में भी, क्योंकि लोग अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, और अगर ये लोग पद नहीं छोड़ेंगे तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा। वही राजनीति वाली बात है, यानी कि पद पे रहते हुए अगर मर जाए तो ठीक है, लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे पहले, क्योंकि नवयुवक चेहरों को मौका नहीं देंगे। और जब तक भारत में नए चेहरों को मौका नहीं दिया जाएगा तब तक हमारा देश डेवलप भी नहीं कर सकता, ना कोई सरकार परिवर्तन ला सकती। तो आप लोगों के साथ में भेदभाव सरकार नहीं करती है, आपके साथ में भेदभाव हो रहा है आपकी भाषा को लेकर। और भाषा को लेकर अगर मीडियम की बात करो तो हिंदी मीडियम के साथ में यह भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि बेटा आपको समझने की कोशिश करो, 28 राज्यों में से यानी कि 9 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, 19 राज्यों में अलग भाषा बोली जाती है जिनके अंदर इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी जा सकता है।
यहाँ पर इनकी कागजात भाषा बेटा हिंदी नहीं होती है 19 राज्यों की, बल्कि इनके कागजों के ऊपर जो फॉर्म होता है ना वो भी इंग्लिश में होता है। और यहाँ के सब लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा अलग बोलते हैं, बल्कि यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो फाइल्स होती है, सारे डॉक्यूमेंट, सारा सेक्टर जो काम होता है वो सारा इंग्लिश में होता है। और इस 19 राज्यों के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश माध्यम के कलेक्टर क्यों ज्यादा बनते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कलेक्टरों की जरूरत पड़ती है 19 राज्यों के अंतर्गत। और इन राज्यों में एक और विशेष बात है, इन 9 राज्यों में एक विशेष बात यह है, क्योंकि अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो यह आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ये राज्यों के अंदर आपके क्या आता है, हिंदी भाषा बोलने वाले क्षेत्र आते हैं। अब इन 9 ही राज्यों के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। इस सेक्टर में जो व्यक्ति सर्विस करना चाहता है वो अपना रिजाइन नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर आपको तमिलनाडु में भेज दिया जाए, केरल राज्य में भेज दिया जाए, जहां पर इतनी तेज धूप पड़ती हो, इतना तेज उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जहां पर आप सहन ही नहीं कर पाओ, तो उस सेक्टर में आप जॉब कर पाओगे क्या लंबे समय तक? आप परिवार से यानी कि राजस्थान के बच्चे को अगर आप केरल राज्य में भेज दोगे, तमिलनाडु में बोल दोगे, भेज दोगे, जहां पर उसको खान पान पसंद नहीं है, जहां पर उसको जो चीजें बनती है उनको खा नहीं सकता, तो वो व्यक्ति वहां पर सर्विस कर सकता है क्या लंबे समय तक? नहीं करेगा। वो व्यक्ति 10 या 20 साल सर्विस करेगा, उसके बाद में वो या तो राजनीति में आ जाएगा या अपना बिजनेस खोल लेगा, इसलिए वो सीट खाली हो जाती है, और सीट खाली हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को मौका मिल जाता है। इसका सबसे अच्छा और सबसे सटीक जवाब अगर मेरे से कोई ले कि हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में अंतर क्या है सर, तो मैं इसका सटीक जवाब यही दूंगा कि ये होता है इसका सटीक जवाब। दूसरी बात, क्षेत्रीय लैंग्वेज में कई लोग होते हैं, क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जैसे अगर आप ये राजस्थान के हो, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो, आपके क्षेत्र में आपको जॉब देंगे नहीं, आपको दूसरे राज्यों में भेजेंगे, तो आपको उस क्षेत्र की भाषा, तमिली भाषा आनी चाहिए, आपको कनारी भाषा आनी चाहिए आपको। अगर आपको भाषा नहीं आती तो उसको आपको सेक्टर मिलेगा ही नहीं। और इसलिए आप लोग इंग्लिश में बाहर हो जाते हो, और इंग्लिश आना आपको बहुत जरूरी है बेटा। आप हिंदी माध्यम से एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू इंग्लिश माध्यम से दे दीजिएगा, मैं आपको कहता हूं 100%, जहां पर आपके सिलेक्शन होने के 98% भी चांस नहीं थे, वहां पर आपके 98% सिलेक्ट होने के चांस बन जाएंगे और आप लोग जॉब लग जाओगे। इंग्लिश माध्यम में, यानी कि माध्यम अगर आपने इंटरव्यू में इंग्लिश भर दिया तो एग्जामिनर सामने वाला समझ जाता है कि इसको इंग्लिश में खूब अथाह भंडार है, इसको सब कुछ आता है, और ये उन सेक्टरों को क्या कर सकता है, संभाल सकता है, तो उनको इसकी जरूरत है तो वो ले सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, क्योंकि हमारे बच्चों का और हम लोगों का, क्योंकि हम लोग इंग्लिश माध्यम से एग्जाम देने वाले भी हिंदी माध्यम में चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, लगभग 30% बच्चे इंग्लिश माध्यम के ऐसे होते हैं जो अपना इंटरव्यू हिंदी माध्यम से देते हैं और हिंदी भरते इंटरव्यू। और एग्जाम्पल मेरे साथ में और मेरे ही बड़े भाई साहब जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वो इंग्लिश माध्यम से आईआईटी सेक्टर से इंजीनियरिंग करके आए, इंग्लिश माध्यम के अथाह ज्ञाता होने के बावजूद भी माध्यम कौन सा, हिंदी माध्यम, और इंटरव्यू किससे दिया, हिंदी माध्यम से। और बाद में बताया गया कि सिविल सेवा में आईएएस मिल जाता, लेकिन आईपीएस इसलिए मिला क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो है हिंदी भाषा चुन ली, और आज हिंदी भाषा चुन लेने के कारण आपके उत्तर प्रदेश राज्य में उनको सिविल सेवा करते हुए आज लगभग 6-7 साल हो गए, और 7 साल से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य। शायद आज वो इंग्लिश अगर होते हैं इंग्लिश माध्यम से तो वो कहते कि शायद आज तमिलनाडु सेक्टर में होता, कर्नाटक में होता, इन क्षेत्रों में होता। लेकिन आज किस्मत है कि मैंने हिंदी माध्यम में इंटरव्यू चुना और सिविल सेवा में आईएएस की जगह पे आईपीएस मिल गया, और आईपीएस मिला वो भी उत्तर प्रदेश सेक्टर मिल गया, और इस उत्तर प्रदेश सेक्टर में सेवा दे रहे हैं। तो यही कारण है, क्योंकि लगभग मैंने बहुत सारी रिसर्च की इन पर, और मैं आज आपको पढ़ाने के मकसद से नहीं आया पॉलिटिकल साइंस, बल्कि मैं आपको कुछ आपकी आंखें खोलने के हिसाब से आया हूं, क्योंकि आपको कुछ पता है कि नहीं है, और जितना आपने पढ़ा है वो अब तक आपके दिमाग में कितना स्तर है कितना नहीं है वो भी आपको मुझे पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको 2 सवाल दिए हैं, और इन दोनों सवालों का आप मुझे जवाब देंगे, लिखित रूप में देंगे, और मैं तब आगे से क्लास से प्रारंभ करूंगा, जिसके अंदर संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में भाग 1 संविधान का प्रारंभ करेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे, और शायद इतने गजब तरीके से आपको मैं संविधान पढ़ा पाऊं जो आपके मुंह जबान आपको याद हो जाए, और आप कभी भी संविधान को लेकर कभी मात ना खाएं, क्योंकि जिसको संविधान नहीं आता है, संविधान एक ऐसी चीज है जो सारी जिंदगी भर काम में आएगा,
और ऐसी अमर गुटी है जिसको आप सारी जिंदगी भर पिएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सारी जिंदगी भर इस अमर गुटी को पिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हालांकि सिविल सेवा में चयनित होने के बाद में आपको बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारे अनुच्छेदों के अंतर्गत, उनमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जो मेन मेन टॉपिक है उनकी कोशिश करेंगे। तो आई होप आज की क्लास में इतना ही काफी है और ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, मैं समय को देखते हुए आपका समय खराब नहीं करूंगा और अगली क्लास में संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करूंगा। आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और अगले क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, इन टॉपिकों को लेकर और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा, अनुमति दीजिए, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में।